Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to conclude the fifth lecture of Principles of Marketing that involved analyzing the environment. एनालाइजिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मार्केटिंग एनवायरनमेंट को देखा, हमने आउटलाइन को डिस्कस किया. वी टॉक्ड अबाउट द माइक्रो एंड द मैक्रो एनवायरनमेंट एंड देन रिस्पॉन्डिंग टू दोज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, राइट. तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने पहले माइक्रो मार्केटिंग जो है, माइक्रो एनवायरनमेंट है, उसको डिस्क्राइब किया, उसके इफेक्ट्स को देखा और हमने देखा कि ये क्यों ज़रूरी है किसी भी मार्केटर के लिए. तो माइक्रो एनवायरनमेंट के बाद आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैक्रो एनवायरनमेंट है, जो कि जरा ब्रॉडर लेवल के. माइक्रो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को हमने देखा, दैट वाज क्लोज टू दी कंपनी. हमने उसकी डेफिनेशन, यू कैन सी ओवर देयर द आउटलाइन, टॉपिक आउटलाइन. यू कैन सी द मार्केटिंग एनवायरनमेंट. यहाँ पे हमने देखा कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, फोर्सेज हैं जो कि क्लोज टू द मार्केट हैं. मार्केटिंग मैनेजमेंट की एबिलिटी को, उसको सक्सेसफुली रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल साबित होते हैं, राइट. उसको अल्टर कर सकते हैं, उसको अफेक्ट भी कर सकते हैं. ये अब कंपनी की अपनी कैपेबिलिटी है, क्या वो उनको मैनेज करके अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लेगी या प्रॉपरली नहीं मैनेज करके नुकसान उठाएगी, राइट. सो हमने ये चीज़ें डिस्कस की. हमने माइक्रो एनवायरनमेंट को देखा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि क्लोज टू द कंपनी है, दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू सर्व द कस्टमर्स. इसमें कंपनी की बात की, हमने डिफरेंट फैक्टर्स को देखा. वी टॉक्ड अबाउट द सप्लायर्स, हमने उसके ऊपर डिटेल बात की. We talked about the marketing intermediaries जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम योर कंपनी टू द फाइनल कस्टमर, वहां तक पहुंचाने में. We talked about the different types of intermediaries, हमने इसमें डिस्कशन की, इसकी डिफरेंशिएशन को देखा. We talked about the competitors जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. हमने देखा कि कंपैटिटर एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप कंपैटिटर एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप कंपनी की वर्थ को खो देंगे, आप वो सर्विसेज नहीं ऑफर कर सकेंगे जो आपके कंपैटिटर ऑफर करता है. बार बार कंपैटिटर को देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि जज हो सके कि वो कितना अच्छा जा रहा है और आप कितने वीक जा रहे हैं. और इसलिए भी ज़रूरी है कि चेक किया जा सके कि आप कितने अच्छे जा रहे हैं और वो कितना कम अच्छा जा रहा है, राइट. तो टॉकिंग अबाउट द पब्लिक, हमने पब्लिक्स के ऊपर बात की, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द पब्लिक्स. हमने फाइनेंशियल पब्लिक को देखा, बैंक इदारे, हमने मीडिया को देखा, डिफरेंट जियो, हम टीवी, 92 चैनल, बोल्ट नेटवर्क, एक्सप्रेस एंड थिंग्स लाइक दैट. वी टॉक्ड अबाउट द गवर्नमेंट पब्लिक्स, गवर्नमेंट इदारों की बात हुई, सिटीजन एक्शन पब्लिक्स, एनजीओस की बात हुई, डिफरेंट इदारों ग्रुप्स की बात हुई जो कि किसी भी सोसाइटी में एक्शन लेने के मजाज होते हैं. हमने लोकल पब्लिक्स की बात की जो लोकली आपके अराउंड किसी कंपनी के, किसी फैक्ट्री के एग्जिस्ट करती है. वो टॉक्ड अबाउट द जनरल पब्लिक जो इन तमाम को रिप्रेजेंट करती है. वो टॉक्ड अबाउट द इंटरनल पब्लिक जो कि आपके इंटरनल एम्प्लॉयज की शक्ल में होती है, जो आपके इंपॉर्टेंट एसेट है, क्योंकि एम्प्लॉय अगर खुश नहीं होंगे तो इंटरनल पब्लिक खुश नहीं होगी, तो आप अपना कारोबार, अपना काम नहीं चला सकते, राइट. सो ये सारी डिफरेंशिएशन हमने देखी. नाउ इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स द माइक्रो एनवायरनमेंट, राइट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द कंपनीज माइक्रो एनवायरनमेंट. अगर डेफिनेशन को देखें तो जेनेरिकली दैट वुड बी द ऑपोजिट ऑफ माइक्रो. माइक्रो में हमने देखा वो फैक्टर्स, वो फोर्सेस दैट आर क्लोज टू द कंपनी, सप्लायर्स से, पब्लिक से, कंपैटिटर्स से, राइट. लेकिन ये क्या है, ये मैक्रो लेवल के हैं, ये थोड़ा ब्रॉडर लेवल के हैं. ये भी कंपनी के क्लोज हो सकते हैं, लेकिन अगर इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है, जिनका डायरेक्ट वास्ता कंपनी के साथ नहीं है, तो वो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे डिस्कशन में आएंगे, राइट. सो मैक्रो एनवायरनमेंट थोड़ा ब्रॉडर लेवल के ऊपर होती है. तो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एनवायरनमेंट है जो बड़ी ज़रूरी है डिस्कशन के लिए, दैट इज द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, राइट. पहले समझने की जरूरत है कि डेमोग्राफी क्या है. अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा तवज्जो कीजिएगा, वो ये है कि ये वो फैक्टर्स हैं. अब डेमोग्राफी हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये वो फैक्टर्स को लेकर पढ़ रहे हैं, ये इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि डेमोग्राफी के अंदर वो अवामिल, वो फैक्टर्स, वो फोर्सेस, वो ऐसी एलिमेंट्स हैं जो कि कंपनी को अफेक्ट करती हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट को किस शक्ल में और किस तरह बेचेगा, उसको किस तरह बेचनी चाहिए, उसको उसका डिज़ाइन कैसा करना चाहिए, पैकेज कैसा करना चाहिए, किस शक्ल में देना चाहिए, किस कीमत में देना चाहिए. आप बात समझ रहे हैं ना. तो हम ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट. तो इसलिए हम डेमोग्राफी पहली मैक्रो एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं. डेमोग्राफी की डेफिनेशन देखिए जी. It is the study of the human population in terms of size, density, location, age, gender, race, occupation and the statistics. जब भी हम किसी भी इलाके में बसने वाली पॉपुलेशन की स्टडी की बात करते हैं तो हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, ठीक है. एक जगह पर रहने वाले लोग, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप मुल्तान के एग्जांपल है, तो वहां पर रहने वाले लोगों की साइज मींस कितने हैं,
मुल्तान की आबादी 40 लाख के अराउंड है, 40 लाख। डेंसिटी का मतलब है कितने पॉपुलेटेड एरिया में मौजूद है, लाइक कौन से लोग किस एरिया में ज्यादा मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि गुलगस एरिया में बहुत ज्यादा रहते हो, कैंट एरिया में बहुत ज्यादा हो सकते हैं, शाहरुख आलम साइड पे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, राइट। सो डेंसिटी चेक करेंगे। लोकेशन, लोकेशन क्या है, किस किस एरिया, मतलब आपके मुल्तान के अंदर कितनी सोसाइटीज हैं, कितनी कॉलोनीज हैं। सारी बातें, कुछ लोग देहात में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं, शहरों में भी फर्दर फिर डेवलप्ड कॉलोनीज में रहते हैं, राइट। कुछ लोग होते हैं, जैसे कराची की आप एग्जांपल लें तो कराची में कल्चर है फ्लैट कल्चर, लोग फ्लैट्स में रहते हैं। तो मुल्तान में फ्लैट्स का ट्रेंड नहीं है, लोग सोसाइटीज घरों में रहते हैं, चाहे छोटे होंगे मगर घर होंगे, फ्लैट्स नहीं होंगे। सो लोकेशन क्या है, एज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, उन लोगों की उम्रें क्या है ये हम देखेंगे। जेंडर, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। रेस क्या है जी, उसकी नस्ल क्या है। कास्ट क्या है, रेस का ताल्लुक रेस्टोरेंट्स कास्ट से होता है, आपकी जात क्या है, ठीक है। ऑक्यूपेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आप करते क्या हैं, उसमें से मेल क्या करते हैं, फीमेल क्या करते हैं। ज्यादा लोग बैंक में जॉब करते हैं, क्या लोग टीचर हैं, क्या लोग अपना बिजनेस करते हैं। द पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट देयर एग्रीकल्चरल लैंड्स, वो वाला काम करते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं। आखिर कंस्ट्रक्शन के काम में बिजनेस भी कौन सा बिजनेस करते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। Demographic environment is important because it involves the people and the people make up markets. Very important. They are going to say that that market is consisting of the people and the people are the person that make the market. हमने जब मार्केटिंग की डेफिनेशन देखी, हमने मार्केट को देखा, हमने पहले कहा दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द बायर एंड द सेलर। तो बायर कौन है, बायर डेफिनेटली यही डेमोग्राफी का हिस्सा है, जिसकी डिफरेंट एज है, जो कि डिफरेंट जेंडर से ताल्लुक रखता है, कोई मुख्तलिफ लोकेशन से है, डेंसिटी में है, उसके ऑक्यूपेशन डिफरेंट है, सारी चीजें उससे रिलेटेड है, राइट। सो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इंक्लूड एज, योर फैमिली स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, क्या आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, क्या आप डाइवोर्स्ड हैं, क्या आप मैरिड हैं, क्या आप सिंगल हैं, आपके बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं, सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। जियोग्राफिक पॉपुलेशन शिफ्ट, हमने देखा कि जियोग्राफिकल पॉपुलेशन शिफ्ट, कि जियोग्राफी, एक जियोग्राफी से दूसरी जियोग्राफी तक कितना शिफ्ट आया डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि लोग देहातों में बसते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनके बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, उनको स्कूल और कॉलेज की जरूरत होती है, सच पीपल मूव फ्रॉम अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज, वो शहरों में आ जाते हैं। तो जियोग्राफी का शिफ्ट हो गया ना जी, जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कितना शिफ्ट आया। एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, तालीम का रुझान क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाना चाहते हैं तो किस सिस्टम में पढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा OA लेवल हमारे पास पैरेलल एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक है। सारों के बच्चे वहां नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे लोगों के बच्चे वहां एजुकेशन ले रहे हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूलों में और उसके अलावा बाकी प्राइवेट एवरेज स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सो ये एजुकेशन करैक्टरिस्टिक्स क्या है लोगों। और दूसरी बात, लोग कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, क्या ये 8th क्लास स्टैंडर्ड तक पढ़ेंगे, क्या ये मैट्रिक क्लियर करना चाहते हैं, क्या ये FA जाना चाहते हैं, FSC, क्या ये उसके बाद BA MBA लेवल के ऊपर मास्टर्स क्लियर करके PhD लेवल तक जाना चाहते हैं। ये सारे एजुकेशनल फीचर्स में आप डिस्कस करेंगे। एंड पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है मुतफर्रिक, कितने ज्यादा डिफरेंट हैं, कितने मेल कितने फीमेल हैं, उनकी उम्रें क्या है, कमाते क्या है, जाते कैसे हैं, कैसे वो अपना रहन सहन उनका एस्टेब्लिश हुआ है। तो ये सारे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब एक सवाल पैदा होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से मार्केटर को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से लॉन्च करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये लोग, अगर किसी इलाके में फीमेल कम है मेल ज्यादा है, तो जाहिर बात है कि जो ब्रांड्स हैं वो ज्यादातर मेल के ज्यादा होंगे मार्केट में। मर्दों की जूतियां, मर्दों के कपड़े, मर्दों के से रिलेटेड घड़ियां और एलिमेंट, उनके एक्सेसरीज ज्यादा होंगी। अगर किसी इलाके में फीमेल ज्यादा है तो डेफिनेटली फीमेल्स की मार्केट ज्यादा होंगी। देयर हैंडबैग्स, देयर शूज, देयर कॉस्मेटिक्स, देयर ज्वेलरी, देयर अपैरल्स, एवरीथिंग, ये सारी चीजें उसको देख कर होंगी। और इसी तरह अगर कहीं पर कोई तबका स्कूल गोइंग ज्यादा है तो जाहिर बात है वहां पे आपके स्कूल की यूनिफॉर्म की शॉप्स होंगी, जूतों की शॉप्स होंगी, बैग की शॉप होंगी, राइट। इसी तरह कोई तबका है जो ज्यादातर आउटिंग पसंद करता है, आना जाना बाहर पसंद करता है, तो डेफिनेटली उस इलाके में रेस्टोरेंट ज्यादा होंगे, होटल ज्यादा होंगे, बेकरी ज्यादा होंगे, कैफेटेरिया ज्यादा होंगे। बात समझ रहे हैं, ये क्यों है, ये सारे इन लोगों के ट्रेंड्स को देखते हुए तैयार की गई है, एस्टेब्लिश की गई है, राइट। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर फर्दर हमने इसकी डिफरेंशिएशन की है। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन समझने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं दैट इज डेवलप्ड बाय फिलिप कॉटलर, दैट बिलोंग्स टू द अमेरिकन कल्चर, राइट। तो हम उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका को डिस्कस किया है, तो हम भी अमेरिकन एग्जांपल को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा चेंजिंग एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, बेबी बूमर्स इंक्लूड, पहले जो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर एक एज ब्रैकेट आती है, मतलब फलां टाइम से लेकर फलां तक के लोगों के लिए, ठीक है, उन्होंने बनाया हुआ है डिफरेंशिएशन।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेबी बूमर्स कहते हैं। उन्होंने नीचे तारीख दे दी उनकी कि 1946 से लेकर 1964 तक जो लोग पैदा हुए वो बेबी बूमर्स कहलाते हैं। मोस्ट एफ्लुएंट अमेरिकन, एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर तरीन, जो कि ज्यादा चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। तो उनका कहने का मकसद ये है कि 1946 से 1964 तक जो लोग पैदा हुए हैं अमेरिका में, वो काफी अमीर समझे जाते हैं। उस टाइम के लोगों की परचेजिंग 1946 से लेकर 1964 तक जो लोग पैदा हुए, आज आप देख लें कि उनकी उम्रें क्या होंगी। जो 1946 में पैदा हुआ 55 और 20, आज 75 ईयर्स का है इस वक्त। और जो 64 में पैदा हुआ है आज वो कम से कम भी 55 ईयर्स के अराउंड है, राइट। तो आजकल उनकी स्पेंडिंग पैटर्न कैसे हैं, क्योंकि वो उस टाइम में पैदा हुए हैं। तो आजकल की जो उनके पास सहूलियात हैं और डिफरेंट फीचर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। जो 75 साल का बंदा है, डेफिनेटली 1946 में पैदा हुआ था, तो आज उसके पास मे बी इतना ज्यादा अपग्रेडेड गैजेट ना हो, मोबाइल फोन अच्छा ना हो, मे बी अच्छी गाड़ी ना हो, क्योंकि वो अपनी आखिरी मराहल की जिंदगी में रह रहा है, राइट। तो उसके लिए कंपनीज को उसके मुताबिक उसे टारगेट करना पड़ेगा, उसके मुताबिक प्रोडक्ट देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना आप। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर फिर दूसरी जनरेशन है हमारे पास, वो आती है जनरेशन एक्स, जो कि उससे अगली जनरेशन है बेबी बूमर से। वो 46 से लेकर 64 तक थे, ये 65 से लेकर 76 तक पैदा हुए हैं। इस टाइम के अंदर जो पैदा उनको हम जनरेशन एक्स कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थे, वो ये उन्होंने खुद बता दिया आपको। हाई पेरेंटल डाइवोर्स रेट्स, इनके अंदर डाइवोर्स रेट ज्यादा था। अब यहाँ पे आप सवाल पैदा होता है, आप पूछेंगे कि मार्केटिंग के लिए डाइवोर्स रेट की क्या जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। जब दो पेरेंट्स इकट्ठे रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते हैं, राइट, उसके बाद उनमें डाइवोर्स हो जाती है, उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। मेल अलग हो जाएगा, फीमेल अलग हो जाएगा। पहले मेल के लिए घर में फीमेल रह रही थी, ठीक है, इकट्ठे रह रहे थे। अब फीमेल को अलग घर चाहिए होगा, तो जो घर बनाने वाली कंपनीज है उनके लिए वो टारगेट मार्केट बन गई। समझ रहे हैं बात। इसी तरह उसका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। पहले जो है मेल ज्यादातर करता था, फीमेल खुद शॉपिंग करना शुरू हो जाएगी, राइट। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, हो सकता है कि फीमेल हाउस वाइफ हो, लेकिन जब वो अलग हो गई तो उसको खर्चा चलाने के लिए आप जॉब भी करनी पड़ेगी। तो मार्केटर के लिए जॉब भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि उन्होंने ऐसी चीजें फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करानी है जो कि खातून पहनकर जा सके, ऑफिस में काम कर सके। तो जो क्लोथिंग होती है फीमेल्स की ऑफिस में जाने के लिए जरूरी, वो यहाँ पर मार्केटर के लिए प्रमोट करना जरूरी बन जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसी तरह कॉशियस इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक का मतलब ये है कि वो स्पेंडिंग में बड़े केयरफुल रहते थे, ज्यादा अखराजात करने वाले लोग नहीं है, तमीजदार लोग थे, तमीज से खर्च करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन उनकी स्टेबल थी, ठीक है। कॉशियस का मतलब होता है एहतियात के साथ खर्च करने वाले। लेस मटेरियलिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एहतियात से खर्च करते हैं, जारी बात है वो मटेरियलिस्टिक भी नहीं होते। मटेरियलिस्टिक का मतलब स्टूडेंट ये है कि ज्यादा मादा परस्ती नहीं करते। मतलब ये उनकी ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे पास आईफोन 11 प्रो ही होना चाहिए, एक्स प्रो ही होना चाहिए, ठीक है। उनकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे पास अपग्रेडेड ऑडी या मर्सिडीज बेंज होनी चाहिए, ठीक है। उनकी ये ख्वाहिशात नहीं होती। हाँ, उनके पास अच्छा मोबाइल होगा, उनके पास घर भी होगा, उनके पास एक सुटेबल गाड़ी भी होगी ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन ज्यादा ख्वाहिशात नहीं रखते। अब ऐसे लोगों के लिए मार्केटिंग के लिए एप्लीकेशंस कम है। जाहिर बात है, अगर आप अच्छा मोबाइल नहीं पसंद करते तो मार्केटर बेचेंगे क्या। अगर आप अच्छी घड़ी नहीं पसंद करते, मार्केटर्स बेचेंगे क्या। आप अच्छी गाड़ी नहीं पसंद करते तो मार्केटर आपको क्या बेचेंगे। समझ रहे हैं ना। तो ये इनकी मार्केटर के लिए एप्लीकेशंस है। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की मार्केटर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अगेन फैमिली कम्स फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन लोगों के लिए फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है। खुद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी उजात के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, ये अपनी फैमिली के ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे, ठीक है। लैग बिहाइंड ऑन रिटायरमेंट सेविंग, ठीक है। लैग बिहाइंड का मतलब ये कम उस तरफ रागिब हैं रिटायरमेंट सेविंग्स की तरफ ये कम रागिब है। रिटायरमेंट जब होती है इन लोगों की, जॉब करते हैं, तो इनके पास सेविंग बहुत कम होती है, राइट। सो मार्केटर को इनके पैटर्न, इनके हालात, इनकी इनकम देखते हुए, इनका रुझान, जैसे हमने मार्केटिंग में पहले बात की स्टूडेंट्स, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स। अगर आप रिकॉल करें अपने कॉन्सेप्ट को, अगर ये चीजें इन लोगों में नहीं पाई जाती, ठीक है, तो डेफिनेटली मार्केट नीड्स नहीं एग्जिस्ट करती। और मार्केटर का काम है पहला नीड को आइडेंटिफाई करें, उसके मुताबिक चीजें ऑफर करें। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो दैट इज अबाउट डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। मिलेनियल्स की बात हो रही है, जिसको हम जनरेशन वाई भी कहते हैं, और ये एक्स के बाद आती है। इनका टाइम पीरियड जी 1977 टू 2000 तक है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इसके ये फीचर्स हैं, दे आर कंफर्टेबल विद द टेक्नोलॉजी। आप खुद सोचें कि जो 2000 तक फॉर एग्जांपल है इनका टाइम पीरियड, जो 1977 में पैदा हुआ है, ठीक है,
वो इस वक्त 43 ईयर्स का है। उसके बाद आने वाला जो 2000 में पैदा हुआ है, सन 2000 में, आज वो तकरीबन 20-21 साल का है। अब आप खुद सोचें, जो 20-21 साल का होगा, आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, तो डेफिनेटली उसके पास अपग्रेडेड मोबाइल भी होगा, उसके पास अपग्रेडेड गैजेट्स होंगी, उसके पास हो सकते हैं हैंडल पीसी, उसके पास अच्छे लैपटॉप होंगे, उसके पास अच्छी घड़ियां होंगी, उसके पास अच्छे हैंड फ्रीज होंगे, ठीक है ना। आप समझते हैं जैसे आजकल के लोगों में ट्रेंड है, स्टूडेंट्स में ट्रेंड है, तो ये वो लोग हैं जो आज की दुनिया में पैदा हुए हैं, आज के टाइम पीरियड में। तो ये वो कहते हैं खसूसियत में उनकी टेक्नोलॉजी के साथ वो कंफर्टेबल है, मतलब कि हाई ग्रेड टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट वो यूज करते हैं, चलते फिरते। अगर उनके पास गाड़ियां हैं तो उसमें उनके पास स्कैनर्स लगे होंगे, उसमें उनके पास अच्छे एलईडीज लगी होंगी, ठीक है। दे आर कंफर्टेबल विद द टेक्नोलॉजी, और इन दैट इंक्लूड्स व्हाट, उन्होंने बता दिया कि इसमें किस एज के लोग हैं जी, 8 to 12 ईयर्स, टीन एजर्स हैं जी 13 से 19, और यंग अडल्ट 20 से ऊपर वाले लोग इसमें शामिल हैं। तो जाहिर बात है, ऐसी जब मार्केट एग्जिस्ट करेगी तो मार्केटर के लिए बड़ी लुक्रेटिव होगी। ऐसी चीज में, ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि कौन सा बिजनेस ज्यादा होगा, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जैसा कि आप देखते हैं कि हर बंदे के पास अपग्रेडेड सेल फोन है, हर बंदे के पास अच्छा लैपटॉप है, ठीक है, हर बंदे के पास डिफरेंट रिस्ट वॉचेज हैं जो डिफरेंट आपके मोबाइल फोन के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस को सिंक्रोनाइज करती हैं, ठीक है। मूविंग है टुवर्ड्स द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जनरेशनल मार्केटिंग, ठीक है। जनरेशनल मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि मार्केटिंग तो करो, लेकिन किसकी बेस पर करो, जनरेशंस की बेस पर करो, ठीक है। इज इंपॉर्टेंट सेगमेंटिंग द पीपल बाय लाइफस्टाइल ऑफ द लाइफ स्टेट इंस्टेड ऑफ एज। मैंने पहले आपको बताया, हमने खसूसियात को इसलिए डिस्कस किया कि मार्केट में अगर इन खसूसियात के हामिल लोग एग्जिस्ट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, उनकी जनरेशन के हिसाब से, चाहे वो बेबी बूमर है या जनरेशन एक्स है या जनरेशन वाई है, उनको देखते हुए आप जनरेशनल मार्केटिंग करेंगे। समझ रहे हैं ना आप। जनरेशनल मार्केटिंग का मतलब है उनके लाइफस्टाइल को समझें, उनके रुझान को समझें, उनकी नीड्स को समझें, वो क्या पसंद करते हैं, वो क्या पसंद नहीं करते, ये समझें आप। उसके बाद उनको मार्केट करें, उसके मुताबिक उनको चीजें दें, राइट। मूविंग है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में ज्यादातर जो है वो कहता है कि क्या चीजें आती हैं, द मोर पीपल आर डिवोर्सिंग और सेपरेटिंग, ठीक है। लोग ज्यादातर डिवोर्स हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, मार्केटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उनको वो मार्केट करेंगे। चूजिंग नॉट टू मैरी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी नहीं करना चाहते, सिंगल रहना चाहते हैं। चूजिंग टू मैरिंग लेटर, या बहुत देर से शादी करना चाहते हैं। मैरिंग विदाउट इंटेंडिंग टू हैव चिल्ड्रन, या कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं मगर बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। इंक्रीज नंबर ऑफ द वर्किंग वुमेन, हाँ, वर्किंग वुमेन की तादाद बढ़ रही है। पाकिस्तान में कल्चर नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बुक डेवलप हुई है। अमेरिकन कल्चर में या यूरोप में आप देखते हैं कि हर बंदा अगर जॉब कर रहा है तो उसकी बंदी भी जॉब कर रही है, राइट। फीमेल्स का भी उतना ही ट्रेंड है। तो यहाँ पर इंक्रीज नंबर ऑफ द वर्किंग वुमेन की बात होगी। स्टे एट होम डैड्स, स्टे एट होम डैड्स का मतलब है जो डैड्स हैं, जो बड़े हैं, जो अपनी एज को 70 या 60 को क्रॉस कर चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो घरों में रहते हैं, उनकी कोई एक्टिविटीज नहीं होती, जो कि पाकिस्तानी कल्चर में भी है, रिटायरमेंट के बाद वो घरों पर होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि वो कहते हैं डेमोग्राफिक में हो सकते हैं, और उनके मिजाज को समझते हुए कंपनी को, मार्केटर को, इंडस्ट्री को उसी के मुताबिक उनको हैंडल करना चाहिए। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट अगेन। ग्रोथ इन द यूनाइटेड स्टेट वेस्ट एंड द साउथ एंड डिक्लाइन इन मिडवेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। उन्होंने एग्जांपल दी कि अमेरिका में फलां स्टेट में इसका रुझान ज्यादा है, इसका कम है, इसको आप बेशक छोड़ सकते हैं। मूविंग फ्रॉम रूरल टू मेट्रोपॉलिटन एरियाज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पाकिस्तानी कल्चर में भी है। रूरल का मतलब देहाती, मेट्रोपॉलिटन शहर। वो कहते हैं कि लोगों का रुझान क्या है, देहातों से अब वो शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में आपने देखा होगा लोग शहरों से देहातों में कम जाते हैं। कोई भी इंसान पढ़ा लिखा जॉब करता हुआ देहात वापस नहीं जाएगा। हाँ, देहात से लोग जरूर इंप्रूव होकर एजुकेशन लेने के लिए अपने शहरों में आते हैं, ठीक है। चेंजेस इन द पीपल वेयर वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों के काम करने के तरीकाकार में तब्दीली आ गई है स्टूडेंट्स। कैसे जी, वो जहां वर्क करते हैं वहां क्या हो गया जी, नीचे उन्होंने बताया टेली कम्यूटिंग हो गई है। टेली कम्यूटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप घर बैठकर काम करें, जैसे मैं इस वक्त आपको लेक्चर अपने घर में बैठकर डिलीवर कर रहा हूं, दैट इज एग्जांपल ऑफ द टेली कम्युनिकेशन और द टेली कम्यूटिंग। सो दैट इज द केस इन क्रिटिकल कंडीशंस, वो कहीं पर भी हो सकती हैं। आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं दूर रहकर भी अपना काम करके, राइट, जैसे कि हम इस वक्त कर रहे हैं। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन में है, लोग घरों में बैठकर कंपनी का काम करते हैं और कंपनी से तनख्वाहें लेते हैं। सेकंड, होम ऑफिस, एग्जैक्टली, होम ऑफिस का मतलब ये है कि जो ऑफिस हैं जो कि आपकी किसी कंपनी में होने चाहिए थे, आजकल वो आपके घरों में बन गए, ठीक है। डिवोर्सिंग और सेपरेटिंग का भी कॉन्सेप्ट आपकी डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में क्या आएगा, चेंजेस इन द वर्कफोर्स, मोर एजुकेटेड, मोर वाइट कॉलर। हमने अगेन देखा
कि हमें पता है कि अमेरिकन यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में लोग जॉब की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, और कौन सी जॉब? मोर एजुकेटेड, यस, ज्यादा पढ़े लिखे। अब आप देखें इसका ताल्लुक किसके साथ है? जितने ज्यादा लोग जॉब करना चाहेंगे, इसका मतलब ये है कि उतने ज्यादा पढ़ाई करके आ रहे हैं, ऐसा ही है ना? उतने ज्यादा मास्टर करके आ रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग करके आ रहा है, कोई मेडिकल साइंस से आ रहा है, कोई मैनेजमेंट साइंसेस से आ रहा है, कोई अप्लाइड साइंसेस से आ रहा है, कोई केमिकल, फिजिकल और जोलॉजी साइंसेस से आ रहा है, ठीक है? ये लोग आ रहे हैं ना, इट मींस ये वहां से एजुकेशन लेकर आए हैं, तो इट मींस वहां उस एरिया में, उस जगह पे यूनिवर्सिटियां भी होंगी, कॉलेज भी होंगी, तभी तो उन्होंने उनको तालीम दी होगी। तालीम दी होगी तो आज उस मकाम पर पहुंचे कि जॉब लेने आ गए हैं। तो जाहिर बात है जो तालीम देने वाले हैं वो कौन है? वो भी तो मार्केटर है। इदारा जो लोग चलाते हैं तो क्या वो मुफ्त तो नहीं चलाते? जाहिर बात है उसके अगेंस्ट आप पढ़ते हैं, आप फी देते हैं, फी से इदारा चलता है। इसी तरह वो बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस है। सो बिजनेस, व्हेन देयर कम्स टू बिजनेस, इट मींस हाउ दे आर गोइंग टू केटर, हाउ दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट द पीपल अराउंड अस, ठीक है? मोर एजुकेटेड लोग होंगे और मोर व्हाइट कॉलर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाइट कॉलर का मतलब स्टूडेंट्स से ये होता है कि जो ट्रेंड है ना वो लेबर जॉब की तरफ नहीं है। जो लेबर जॉब होती है ना, लोअर तबका जो काम करता है, ठीक है, उसको ब्लू कॉलर कहते हैं। व्हाइट कॉलर कहते हैं जो कि जरा सोफिस्टिकेटेड जॉब होती है, लाइक बैंक्स में ऑपरेशन मैनेजर टाई पहन के बैठा होगा, व्हाइट कॉलर जॉब है। अच्छी जॉब, अच्छी तनख्वाह होगी, जिसमें ज्यादातर आपको लोअर लेवल के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा, आपको ड्राइविंग नहीं करनी, आपको लोडिंग अनलोडिंग नहीं करनी, बल्कि आप एक पोजीशन पर, एक चेयर पर बैठकर ऑर्डर देंगे और अपना काम करेंगे। तो वो कहते हैं ट्रेंड उस तरफ मूव कर रहा है, राइट? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्लाइड। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी। हमने पहले बात की कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई है डियर स्टूडेंट्स। कैसे? मार्केट्स आर बिकमिंग मोर डाइवर्स, मार्केट डाइवर्स हो रही है। लोग, फॉर एग्जांपल आप यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल लें, दैट्स कंसीडर्ड टू बी सैलेड बाउल सोसाइटी। सैलेड बाउल का मतलब ये है कि सैलेड बाउल होता है ना, उसके अंदर डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं। इसी तरह अमेरिका के कल्चर में डिफरेंट लोग हैं। आप यूएई की एग्जांपल लें, दुबई में आप सुनते होंगे, सऊदी अरब में लोग जो जॉब करने जाते हैं, कोई पाकिस्तान से गया है, कोई कनाडा से गया है, कोई अमेरिका से गया है, कोई फिलीपीन से गया हुआ है, ठीक है, कोई इंडिया, श्रीलंका, नेपाल से गया, बांग्लादेश से गया हुआ है। ये तमाम लोग क्या है? ये डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के ऊपर डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब ये कि एक जगह पे काम करने वालों लोगों की मिजाज डिफरेंट है, जेंडर डिफरेंट है, कंट्री, रेस, रिलीजन डिफरेंट है, ठीक है? सो उसमें क्या आता है, उन्होंने आगे डिस्कस कर दिया, एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब होता है ओरिजिन। मैंने आपको एग्जांपल दी, यूएई में लोग पाकिस्तान से हैं तो एथनिक, उनकी एथनिसिटी पाकिस्तान हो गई। जो बांग्लादेश से हैं, जो जर्मनी से हैं, इंडिया से, उनकी एथनिसिटी उनके मुल्कों से रिलेटेड हो गई। गे एंड लेस्बियन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने लोग गे हैं? गे का मतलब ये कि लोग जो हम जिस पर्सन पसंद करते हैं, जो मर्द मर्द आपस में मिलाप रखना चाहते हैं। एट द सेम टाइम लेस्बियन, लेस्बियन में जो खातून खातून के साथ मिलाप रखना चाहती है, राइट? सो वो लोग कितने हैं किसी भी मार्केट के अंदर, ये हमने देखना है, ठीक है? डिसेबल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इंक्रीज करते हैं डाइवर्सिटी को तो वहां डिसेबल लोग भी जाते हैं। जैसे आपको पता है कि किसी भी कंपनी में, या सॉरी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डिसेबल का कोटा होता है, स्पोर्ट्स का कोटा होता है, ठीक है? सो ये सारे कोटे की बेस के ऊपर इसी तरह जॉब्स में भी लोग आ रहे हैं जो डिसेबल हैं, जो एथनिसिटी से ताल्लुक रखते हैं, डिफरेंट, जो गे हैं, जो लेस्बियन है, जो नॉन मैरिड है, जो अनमैरिड है, जो मैरिड है, ठीक है? ये सारे लोग क्या है? ये सारे हिस्सा हैं ये उस चीज का, या उस एलिमेंट का, जो कि मार्केटर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग के मिजाज को समझेगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, आपको डिसेबल की एग्जांपल लें। मार्केटर के लिए क्या? व्हील चेयर बनाने वाली कंपनीज, वो भी तो मार्केटर है ना, वो भी तो एग्जिस्ट करती हैं। स्टिक बनाने वाली कंपनीज, वो डिसेबल को स्टिक बेचेंगी, डिसेबल को ग्लासेस बेचेंगी। फॉर एग्जांपल जो कि देख नहीं सकता है और चलना चाहता है, वाइट स्टिक उनको बेच सकते हैं, उनको शेड्स बेच सकते हैं, उनको जो चल नहीं सकते उनको वो व्हील चेयर्स बेच सकते हैं, राइट? उनको ऐसे शूज बेच सकते हैं जो कि सिग्नल दें कि आप आगे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये मार्केटर के लिए तमाम लोग बड़े इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल होते हैं। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। यस डियर स्टूडेंट्स, हम अब मूव कर रहे हैं हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट की तरफ। मैक्रो के अंदर रहते हुए हमने डेमोग्राफिक को डिटेल में देखा, अब हम इकोनॉमिक को देखते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आप सबको पता है इज डिराइव्ड फ्रॉम द इकोनॉमिक कंडीशंस, कि किसी मुल्क की इकोनॉमी कैसी है। मतलब ये है कि वहाँ उसकी करेंसी का रेट क्या है, इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा है, महंगाई है या नहीं है, लोग खुश हैं या नहीं है, पेट्रोल कितना है, कितना सस्ता, कितना महंगा है, कपड़े कितने के मिलते हैं, लोग लेते हैं या नहीं लेते, ठीक है? ये सारे रुझान। Economic condition consists of factors that affecting the consumer purchasing power and spending pattern. Very important. ये क्यों जरूरी है जी समझने के लिए, क्यों इन्वायरमेंट के तौर पे ली गई है जी मार्केटर की? क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, अगर लोग खुशहाल होंगे तो जाहिर बात है ब्रांड्स खरीदेंगे, ठीक है? अगर लोग खुशहाल होंगे, उनके पास पैसे होंगे, तो वो बाहर कैफेटेरियाज में, रेस्टोरेंट्स में, अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटलों में अच्छे अच्छे खाने खाना पसंद करेंगे। अगर खुशहाल होंगे तो गाड़ियां अच्छी अच्छी लेंगे। अगर खुशहाल होंगे तो अच्छे मोबाइल, अच्छे लैपटॉप, अच्छी घड़ियां, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छा फर्नीचर यूज करेंगे, राइट? सो ये तमाम जो चीजें हैं ये कैसे आएंगी? ये मार्केटर आपको बेचेगा, फर्नीचर वाला, कॉस्मेटिक वाला, राइट?
आपको गाड़ी बेचने वाला, ऑटोमोबाइल वाला, वॉचेस वाला, ठीक है, एंड योर सेलफोन कंपनीज, ये तमाम आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखती हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो इन लोगों के लिए आप लोग बड़ा अच्छा बिजनेस साबित हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज आर रिचर मार्केट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज का मतलब ये आर रिचर मार्केट, जितना ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर तरक्की आएगी तो मार्केट ज्यादा, उतनी ज्यादा फ्लरिश होगी, उतनी ज्यादा डेवलप होगी। अगर देखते हैं आप किसी इंडस्ट्री, लाइक आप पाकिस्तान की एग्जांपल दें, फैसलाबाद एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया समझा जाता है जहां हर लोगों को जॉब मिल जाती है, जो भी वहां पे इवन मैट्रिक करके भी जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ज्यादा है। तो उन लोगों में मार्केट जो होती है रिचर होती है। क्यों रिचर होती है जी? जाहिर बात है, इंडस्ट्री जो बना रही है तो किसी को बेच भी तो रही है ना। अगर ज्यादा इंडस्ट्री है काम कर रही है तो इट मीन वहां पर लेने वाले लोग भी ज्यादा होंगे, और जिस जगह पर कोई लेने वाले लोग एग्जिस्ट ना करते हो, सारी बात है वहां पे आपकी मार्केट लो होगी, आपकी इंडस्ट्री लो होगी। Subsistence economies consume most of their agriculture and industrial output। Subsistence का मतलब ये कि वो इकोनॉमी जो कि इनसार करती हैं किन के ऊपर? अपने ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल आउटपुट के ऊपर। मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल दें डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, आप एग्जांपल ले सकते हैं शुगर कंपनीज की, जो कि शुगर बनाती हैं, ठीक है, ये आपके पास शुगर मिल्स हो गई। क्या करती है? अपना ही जो पैदा करता चीज है उसको कंज्यूम करती है। फॉर एग्जांपल आप देखें, शुगर मालिकान है, मिल मालिकान है, उनकी डिफरेंट एग्रीकल्चर लैंड्स है, वहां से गन्ना आता है, उसी गन्ने को कंज्यूम करके आउटपुट जो गन्ना है उसको यूटिलाइज करके आपको शुगर क्रिएट करके देते हैं, आपको चीनी देते हैं। सो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि किसी भी मार्केट के अंदर कितनी ज्यादा ज़रात है। अगर ज़रात है तो जाहिर बात है वहां से डिफरेंट चीजें होंगी। लाइक अगर आपके मुल्क में वीट का बिजनेस अच्छा है तो जाहिर बात है वीट कल को यूज होगी खाने के लिए। एट द सेम टाइम अगर आपके कॉटन की आपकी जो काश्त है वो बहुत अच्छी होती है, उसकी आपकी जो फार्मिंग है वो बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि कॉटन से आपकी थ्रेड बनता है, थ्रेड बनेगा तो उससे कपड़ा बनेगा, कपड़ा बनेगा तो उससे आप किसी न किसी ब्रांड की शक्ल में वो जाएगा और शॉप से उसको परचेज करेंगे, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग जो कि यूटिलाइज होती है और मार्केटर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी मूव करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि चेंजेस इन इनकम वेरी इंपॉर्टेंट। द कंपनीज माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन आपने देखनी है। अगेन चेंजेस इन इनकम, अगर लोगों की इनकम रेट चेंज हो रही है, मतलब ये है कि एक बंदा जो पहले 35,000 कमाता था आज 50 कमा रहा है, तो जाहिर बात है 15,000 बढ़ गया। जब 15,000 बढ़ेगा तो उसका लाइफस्टाइल थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। वो फ्रूट जो नहीं ले सकता था ज्यादा खरीदेगा, जो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता था ज्यादा बेहतर पहनने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो पहले हल्के घर में रहता था, बेहतर घर में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। इसी तरह किसी की इनकम 80,000 है, आज 1,20,000 हो गई है, राइट। तो उससे क्या होगा? अगेन डे स्टूडेंट, उसका नेचर, उसका लेवल ऑफ जो स्टाइल है, लाइफस्टाइल, वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह हमने देखना है मार्केटर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। वैल्यू मार्केटिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन्वॉल्व वेज टू ऑफर फाइनेंशियली कॉशियस बायर्स ग्रेटर वैल्यू। फाइनेंशियल कॉशियस बायर को वैल्यू देने के लिए वैल्यू मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया है। जैसे आपने देखा डेमोग्राफिक में जनरेशनल मार्केटिंग थी, ठीक है। वैल्यू मार्केटिंग के अंदर क्या करते हैं जी? आप वैल्यू देते हैं। कैसे जी? आपकी इकोनॉमिक, मैंने बताई कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई। फॉर एग्जांपल आप पहले 80,000 कमा रहे थे, आपके घर का खर्चा बड़े मुश्किल से चल रहा था, आपकी तनख्वाह 120 हो गई, 1,30,000 हो गई। आपने क्या किया? आपने सोचा मुझे गाड़ी ले लेनी चाहिए, ठीक है, लेकिन गाड़ी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? लीज करवा लेंगे। एक बड़ी गाड़ी की लीज 30,000 पर मंथ है एवरेज, राइट। जब आप 180 से 130 पे चलेंगे तो आप 30,000 दे सकते हैं आप गाड़ी के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इन्वॉल्व्स वेज टू ऑफर। अब वो लोग कौन है जो आपको ऑफर करते हैं? आपको पता है, बैंक्स। बैंक का एक लीजिंग डिपार्टमेंट होता है जो गाड़ियां देता है। सो वो भी मार्केट का हिस्सा हो गया। उसके लिए आप बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी अगर इनकम इंक्रीज कर गई है तो वो आपके पास आएंगे, वो कहेंगे जी आप गाड़ी ले लें। इसी तरह अगर आपकी इससे भी ज्यादा अच्छी इंक्रीज हुई और आपके पास अपना घर नहीं है तो आप स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि फाइनेंस दिया जाता है बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए भी इवन लोन दिया जाता है। तो ऐसे लोग आ जाएंगे आपके पास कि जी लोन ले लें। तो ये सारी चीजें आपके करीब एग्जिस्ट करेंगी। द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस एट फेयर प्राइस। उनकी कोशिश होती है क्वालिटी दें आपको, लेकिन सर्विस भी अच्छी दें, लेकिन एट अ फेयर प्राइस, कीमत मुनासिब रखें आपके इनकम के मुताबिक। अगर आप इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में अच्छी जॉब्स के ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं या बैंक अकाउंट्स होते हैं, ये तमाम लोग आपकी इनकम का पहला जायजा लेते हैं। अगर आपकी अच्छी इनकम है, आपके बैंक में अकाउंट्स हैं, तो आपके पास आते हैं, वो आपको बताते हैं कि जी ये है हमारे पास प्रोडक्ट, इस तरह आप कर लें तो आप इंशाल्लाह ताला फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंजेस इन द कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न। हमने पहले बात की, जब आपकी इनकम बढ़ती है आपका लाइफस्टाइल तब्दील होता है, आपकी स्पेंडिंग पैटर्न
तब्दील होती है। हमें पता है कि आप नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आपको पता है कि आप नॉन ब्रांडेड पहनते हैं क्योंकि आप अर्न नहीं कर सकते या बहुत लो अर्नर हैं, लेकिन कल को आपकी तनख्वाह अच्छी हो जाती है तो आप जे डॉट से लेना शुरू कर देंगे कुर्ता, आप लिवाइस से, ठीक है, डेनिजन से, रंगजा से, ब्रीजे से, डिफरेंट ब्रांड से आप प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम इंप्रूव कर गई है, राइट। एट द सेम टाइम अर्नेस्ट एंजल लागो ने डिस्कस किया एज इनकम राइजेस, वो कहता है कि जब इनकम राइज होती है तो एक्चुअली होता क्या है, द परसेंटेज स्पेंट ऑन द फूड डिक्लाइंस, ठीक है, जो आप परसेंटेज स्पेंड करते हैं खाने पीने के ऊपर वो कम हो जाती है एक रिसर्च के मुताबिक, ठीक है। होता क्या है, परसेंटेज स्पेंड ऑन हाउसिंग रिमेन्स कांस्टेंट, जो घरों के ऊपर आप अखराजात मेंटेनेंस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप घर के लिए पौधे ला रहे हैं, घर का नल खराब हो गया, आपने प्लम्बर को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया जी, बल्ब फ्यूज हो गया, हाउसिंग के ऊपर जो रिमेन्स हैं वो आपके स्पेंडिंग पैटर्न वो स्टेबल रहते हैं, नहीं बढ़ते ना कम होते हैं। द परसेंटेज स्पेंट ऑन द सेविंग्स इंक्रीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एंजल्स लॉ है। ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स के हर जगह ऐसा ही हो। एंजल लॉ ये कहता है कि बाकी चीजों में स्टेबल रहेगी, लोगों का रुझान कहाँ बढ़ता है, सेविंग की तरफ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक बंदा है, उसकी 80,000 तनख्वाह है, अब 1,30,000 हो गई है, अब उसकी मर्जी है जो ऊपर वाला 50 है उसको बचा ले या उस 50 को खर्च कर दे, उससे गाड़ी निकलवा ले, ठीक है, उससे अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर ले, हर महीने न्यू शर्ट परचेज कर ले, हर महीने न्यू जूते खरीद ले, तो 50,000 अपनी फैमिली में खर्च कर दे, या हो सकता है उस 50 में से 30-40,000 सेव करना शुरू कर दे, ठीक है जी। तो ये उसकी मर्जी है, जितना ज्यादा वो जाएगा मार्केट की तरफ उतने ज्यादा मार्केट वाले उसको खींचेंगे, ठीक है। सो इसलिए हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये जी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट थर्ड एनवायरनमेंट है जो कि आपकी मैक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ये जी कैसे इफेक्ट करती है, अब इसको देखते हैं। Natural environment involves the natural resources that are needed as inputs by marketers or that can be affected by marketing activities। वो कहते हैं कि यहाँ पर ये क्यों जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मार्केटर के लिए इसने क्या करना है जी आपके साथ, इसने ये करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं, ठीक है, वो मार्केटर को चाहिए होती हैं बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए उनको उनकी जरूरत होती है और वो आपको आपके कारोबार को अफेक्ट कर सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नेचुरल रिसोर्स की बात आई, आपके फॉरेस्ट, आपके दरख्त आपका नेचुरल रिसोर्स है। अब मुझे बताएं कि फर्नीचर कंपनी जो है क्या वो फर्नीचर बना सकती है अगर वो लकड़ी इस्तेमाल ना करे? डेफिनेटली उसको लकड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, डेफिनेटली उसको जंगलों में जाके फॉरेस्ट में जाके दरख्तों को काटना पड़ेगा। तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जो यहाँ पे वो इफेक्ट होगी। अगर आप ज्यादा दरख्त काट लेंगे तो आपकी एनवायरनमेंट ओवरऑल डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। अगर जो आंधियां तूफान आते हैं दरख्त उनको रोकते हैं, ठीक है, बारिश का सबब बनते हैं, वो नहीं हो सकेगा। सॉइल एरोजन को रोकते हैं, आपने मैट्रिक एफएससी में पढ़ा होगा, वो नहीं हो सकेगा। तो डेफिनेटली इस केस में आपको नुकसान का सामना करने पड़ेगा, ठीक है। सो ट्रेंड्स क्या है जी यहाँ पे, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे, लाइक फर्नीचर के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, डेफिनेटली फर्नीचर के रॉ मटेरियल आपका वुड होगा। इंक्रीज पॉल्यूशन, जाहिर बात है आपकी इंडस्ट्री है जी, चमड़ा बनाती है, फैक्ट्री है, वो जब जितना काम करेगी तो धुआं उतना बाहर निकालेगी, जितना धुआं बाहर निकालेगी रेस्टोरेंट्स उतना ज्यादा इस चीज का खतरा है कि जी वो डैमेजिंग होगा आपकी सेहत के लिए। तीसरा, इंक्रीज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है मुदाखलत। हाँ जी, ये कैसे होगी, जितना ज्यादा आप कारोबार करते हैं उतने ज्यादा गवर्नमेंट की एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, फिर आप पर टैक्स लागू करते हैं, ठीक है, कारोबार आपका जितना बढ़ता है उतना आपको टैक्स देना पड़ता है, तो आपको फेस करना पड़ेगा। एंड देन कम्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज, तो वो आपको एनवायरमेंट को सस्टेन करने के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए कि अगर आप दरख्त तो काटें लेकिन साथ दरख्त और भी लगाएं ताकि आपका नेचुरल एनवायरमेंट डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह अगर आप खाद इस्तेमाल करते हैं, आप कॉटन इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी एनवायरमेंट से आप कुछ भी स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो एनवायरमेंट को आपने वापस भी करना है, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा अपग्रेड होती है उतने ज्यादा कारोबार अपग्रेड होते हैं। कैसे जी, मोस्ट ड्रामेटिक फोर्स इन द चेंजिंग इन द मार्केट प्लेस, जितनी ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी के थ्रू आती है, जितनी ज्यादा उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, जितनी ज्यादा मार्केट में वो इंट्रोड्यूस होती है उतने ज्यादा आपके बिजनेस चेंज हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कल तक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट था, आप रेस्टोरेंट जाते थे, आप होटल जाते थे, आप जाकर खाना खा के आ जाते थे। आपको पता है आज कॉन्सेप्ट क्या है, होम डिलीवरी का। होम डिलीवरी कैसे पॉसिबल है, आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप टेलीफोन से ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप दराज.pk के एग्जांपल लें, आप amazon.pk के एग्जांपल लें, amazon.com के एग्जांपल लें, आप OLX के एग्जांपल है, डिफरेंट फॉरम्स ऑनलाइन मौजूद है। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन है। टेक्नोलॉजी की वजह से तमाम बिजनेस क्या हो गए हैं, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड हो गए हैं। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा ब्रांड जो आज फेसबुक पे एग्जिस्ट नहीं करता, तमाम कंपनीज के फेसबुक के ऊपर अकाउंट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये इतने ज्यादा अपग्रेड हो गए हैं कि नाउ
यू आर रिलाइंग ऑन देम, आप उसके बगैर रह नहीं सकते। सो ये क्या करता है, क्रिएट्स न्यू प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। यस, न्यू प्रोडक्ट उन्होंने पैदा किए हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। जो आप घर से बेचते थे, लोगों को अपने कंपनी में बुलाकर बेचते थे, आज आप अपने घर में बैठकर बेच रहे हैं, ठीक है। सेफ्टी ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑलवेज अकर, यस, सेफ्टी हो गई है जी उसमें। आप देखें कि ट्रैकर के एग्जांपल है, आप कार ट्रैकर के एग्जांपल ले सकते हैं, वो किसके कॉन्सेप्ट है, वो टेक्नोलॉजी की वजह से है। अगर आपकी गाड़ी खुदा ना खासा चोरी हो जाती है, ट्रैकर बता देगा कि चोर कहां लेकर जा रहा है गाड़ी। सीसीटीवी कैमरास के एग्जांपल है, आप अपने घरों के बाहर, मॉल के बाहर, शॉपिंग सेंटर्स में, मसाजिद में, हर जगह लगाते हैं ताकि पता चल सके कि आपके इर्द गिर्द एक्टिविटीज क्या आ रही है, कोई चोर कोई हरकत करके तो नहीं जा रहा। ये क्या है, ये डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हुआ है, राइट। एंड देन कम्स द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फिफ्थ एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि आपकी मुल्की हालात, आपकी पॉलिटिक्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे मुल्क के अंदर सियासतदान जो कि मशहूर होते हैं कि जी कारोबार को तब तक शुरू नहीं करने देना हमने जब तक आप हमें कमीशन नहीं देंगे, ठीक है। तो इस हालात में आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटर के लिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप रिश्वत नहीं देते तो डेफिनेटली आपका कारोबार नहीं होगा। इसी तरह पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो कितना आपको सपोर्ट करती है। हो सकता है बहुत सारे एनवायरनमेंट हो बहुत सारे मुल्कों में जो कि रिश्वत डिमांड ना करें, जो आप अपना काम करें। इसी तरह टैक्स भी ज्यादा लगाते हैं कुछ मुल्क में लोग, इसी तरह बहुत सारे मुल्क के गवर्नमेंट टैक्स कम लगाती हैं ताकि कारोबार को प्रमोट किया जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके बिजनेस को चलाने के लिए। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लॉज, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जिसमें जो लॉज बनाती है, हमने देखा। प्रेशर ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप में गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं जो कि कंपनी को, किसी भी कंपनी को फोर्स करते हैं जी आपने इतनी प्रोडक्ट बनानी है, इससे ज्यादा नहीं बनानी, आपने मुल्क के अंदर बेचनी है, मुल्क से बाहर नहीं बेचनी, ठीक है। ये तमाम उनको फॉलो करने पड़ते हैं। दैट इन्फ्लुएंस और लिमिट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उनको अफेक्ट करती हैं, लिमिट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल इन अ गिवन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर उनके कारोबार को डियर स्टूडेंट्स अफेक्ट करती हैं, और उसके बगैर उनका कारोबार नहीं चल सकता जब तक उनका रोल ना हो। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में लेजिस्लेशन की बात की। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून साजी, कानून बनाते हैं रेगुलेटिंग बिजनेस चलाने के हवाले से। इंक्रीज लेजिस्लेशन होगी, अगर ज्यादा कानून साजी होगी तो कारोबार उतने ज्यादा थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में चले जाएंगे। चेंजिंग गवर्नमेंट एजेंसी इन्फोर्समेंट, गवर्नमेंट की एजेंसीज इन्फोर्स करती हैं अपने रूल्स को कि आपने ये रूल्स फॉलो करने, इसके बगैर आप नहीं जा सकते। जैसे आप एग्जांपल देता हूं, मार्केट कंट्रोल, रेट कंट्रोल कमेटीज होती हैं कि आलू का ये रेट होना चाहिए, मुर्गी का ये रेट होना चाहिए, मीट बीफ का ये रेट होना चाहिए। ये सारे एजेंसीज हैं जो आपके कारोबार को अफेक्ट करती हैं। टॉकिंग अबाउट इंक्रीज एम्फसाइज ऑन एथिक्स, तो वो कहते हैं यहाँ पे अखलाकियात पे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना आपका इफेक्ट होना चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए। कैसे, सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए आपका। गवर्नमेंट जो भी आपको कहे, कंपनी का काम है उसको फॉलो करें। अगर कंपनी फॉलो नहीं करती तो गवर्नमेंट की नादहिंदा कंसीडर की जाएगी और लॉस में जाएगी। कॉज रिलेटेड मार्केटिंग करें जी। कॉज रिलेटेड का मतलब डियर स्टूडेंट ये होता है, क्या मार्केटिंग हमने देखा, पहले जनरेशन मार्केटिंग को देखा, फिर हमने देखा वैल्यू मार्केटिंग होती है। अब वो कह रहे हैं कॉज रिलेटेड मार्केटिंग करें, मतलब ये कि वो मार्केट करें जिसके साथ कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई मकसद जुड़ा है। मिसाल के तौर पे आप ये ना कहें फॉर एग्जांपल कि जी सिगरेट पिए, सिगरेट पिए, सिगरेट बड़ी अच्छी चीज है, नहीं, आप सिगरेट के साथ उसके नुकसान भी बताएं। इसी तरह आप सिर्फ कोका कोला ना बेचें, आप कोका कोला बेचने के बाद उसकी बोतल है उसको वापस दिलवाएं और उससे जो कोई चैरिटी हो सकती है वो लोगों से कराएं। मतलब कोई ना कोई कॉज डेवलप करें, कोई ना कोई आप मार्केट को, लोगों को बताएं कि इस काम करने की वजह से आपको ये फायदा हो सकता है। कल्चरल एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन कल्चर का मतलब ये है कि आपका मुल्क में रहने वाले लोगों का रुझान क्या है। दैट कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वो तमाम इदारे, अदर फोर्सेस दैट अफेक्ट सोसाइटी बेसिक वैल्यूज, परसेप्शन एंड बिहेवियर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, वहां एक कल्चर है कि जी पैंट शर्ट नहीं पहननी, एक हमने प्रॉपर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है, तो जाहिर बात है आपको ड्रेस पहनना पड़ेगा। और कंपनी जो बेचती है तो वहां पे पैंट शर्ट तो नहीं बनाएगी, टू पीस और कोट तो नहीं बनाएगी, वो वहीं बनाएगी। इसी तरह जो फॉर्मल शूज होते हैं वो वहां पर पसंद नहीं किए जाते, लोग ओपन शूज, खेड़ी या डिफरेंट बलोची चप्पल पहनते हैं, ठीक है, तो आपको वो बनानी पड़ेगी। इसी तरह ये कल्चर, आपके मुल्क में रहने वाले लोगों का कल्चर क्या क्या पसंद करते हैं। लोग, लड़कियां अबाया पसंद करती हैं तो आपको अबाया बनाने पड़ेंगे। अगर लोग मॉडर्न कपड़े पसंद करते हैं आपको मॉडर्न बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तमाम कल्चर एनवायरनमेंट आपके मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। सो कल्चर एनवायरनमेंट, परसिस्टेंस ऑफ कल्चरल वैल्यूज, दिस इज द टॉपिक दैट वी विल बी लीविंग फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर, ठीक है। दैट इज इनफ फॉर द टुडे। आज हमने काफी डिस्कस किया है डिफरेंट मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू द स्लाइड्स, ये आपके अपने बेनिफिट के लिए इंशाल्लाह ताला आई विल बी अवेलेबल फॉर द डिस्कशन एंड फॉर योर फीडबैक रिगार्डिंग दिस, राइट, ठीक है। तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ अपकमिंग डेज में, जिसको हम स्केड्यूल कर लेंगे। सो प्लीज गो थ्रू इट
And that is enough for today. Thank you very much. Assalamu alaikum.